राज्य में नक्सलियों पर कहर बनकर टूट रहे सुरक्षा बल। हजारीबाग के गोरहर थाना क्षेत्र में 3 इनामी नक्सली ढेर, हथियार बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने लोहरदगा सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। मरीजों ने की डॉक्टरों के समय पर नहीं पहुंचने की शिकायत। स्वास्थ्य मंत्री का बेहतर सेवाओं पर बल। रांची समेत राज्य के कई जिलों में झमाझम बारिश से जनजीवन प्रभावित। 17 सितंबर तक कई क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट। और खेल के मैदान में भी पाकिस्तान पस्त। एशिया कप T20 क्रिकेट में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से किया पराजित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। वे आज कोलकाता में भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय में संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, जो 17 सितंबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगे और इसको संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री कल कोलकाता पहुंचे हैं। कोलकाता के विजयदुर्ग में भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय में संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन। सम्मेलन में विश्व की वर्तमान राजनीतिक स्थिति की पृष्ठभूमि में तकनीकी प्रगति, सशस्त्र बलों की तीनों शाखाओं के बीच समन्वय, आधुनिकीकरण और अन्य पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। 2 साल में एक बार आयोजित होने वाले संयुक्त कमांडर सम्मेलन, ये सम्मेलन है 17 सितंबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री आज बिहार का भी दौरा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी बिहार को कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के सीमांचल को मजबूत कनेक्टिविटी की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री बिहार दौरे में पूर्णिया हवाई अड्डे के नए सिविल एनक्लेव में अंतरिम टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही पीएम रेल संपर्क में सुधार के लिए परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और कई ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। एयरपोर्ट टर्मिनल के उद्घाटन के बाद विमानों का परिचालन पूर्णिया एयरपोर्ट से शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री जब एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे तो पूर्णिया एयरपोर्ट पूर्ण रूप से ऑपरेशनल हो जाएगा। सबसे पहले जो फ्लाइट है वो पूर्णिया से कोलकाता के लिए है, फिर अहमदाबाद से पूर्णिया के लिए है। आने वाले दिनों में जैसा कि माना जा रहा है कि पूर्णिया कोलकाता और पूर्णिया अहमदाबाद के अलावा भी दिल्ली और मुंबई जैसे शहर इस नेटवर्क से जुड़ेंगे। पूर्णिया एयरपोर्ट से स्टार एयर की फ्लाइट जहां अहमदाबाद से पूर्णिया और कोलकाता के लिए अपनी सेवाओं की शुरुआत करेगी, वहीं इंडिगो की फ्लाइट पूर्णिया से कोलकाता के लिए रवाना होगी। अहमदाबाद से पूर्णिया जो है वो 4 दिन चलेगी, सोमवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार और रविवार। और ये जो सोमवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार वाली फ्लाइट है, ये अहमदाबाद से पूर्णिया और पूर्णिया से कलकत्ता जाएगी और केवल रविवार को ये कलकत्ता नहीं जाएगी। हमारी पूरी कोशिश है सरकार के साथ मिलके कि हम इस फ्लाइट को डेली कर दें। पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीशाबाड़ी सभा स्थल पहुंचेंगे, जहां से वो सीमांचल समेत बिहार के तमाम हिस्सों के विकास के लिए कई बड़ी सौगातें जनता को देंगे। एयरपोर्ट का वो उद्घाटन करेंगे। यहाँ से हवाई जहाज पर यात्री अहमदाबाद के लिए जाएंगे। मोदी जी वंदे भारत, जो देश की सबसे प्रिय और एक्सप्रेस ट्रेन है, उस ट्रेन को देने का काम यहाँ करेंगे। 2.5 लाख महिला उद्यमी के खाते में मोदी जी कल डीबीटी के माध्यम से उनकी राशि वहाँ देने का काम करेंगे। अपने बिहार दौरे में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ करेंगे। ये बोर्ड उत्पादन और नई प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री पूर्णिया में लगभग 36,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। भागलपुर में पीर 35 में 3x800 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना का शिलान्यास करेंगे। ये बिहार में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा 25,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा।
बिहार के पूर्णिया से कुमार आलोक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और निर्देशन में केंद्र की एनडीए सरकार विकास और जन कल्याण को नया आयाम दे रही है। पिछले एक दशक में स्वास्थ्य सेवाओं में गुणात्मक सुधार हुआ है, जिससे वंचित वर्गों को विशेष तौर पर लाभ मिल रहा है। गरीब का कल्याण और गरीबों के हितों को सर्वोच्च स्थान पर रखना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे प्राथमिकता में है, चाहे वो उनके लिए घर हो, बिजली हो, सड़क हो या फिर स्वास्थ्य। गरीब व्यक्ति पैसे के अभाव में इलाज से वंचित न रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इसके तहत 55 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करके देश के हर एक परिवार के 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को योजना में शामिल किया गया। उनके लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी किया जा रहा है। इससे देश के 6 करोड़ से ज्यादा बुजुर्गों को लाभ मिलना शुरू हो चुका है। आयुष्मान भारत योजना के दायरे में ट्रांसजेंडर और गिग वर्कर्स को भी शामिल किया गया है। योजना में आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के 37 लाख परिवारों को भी शामिल किया गया है। पीएम जय के तहत अब तक 41 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है और 9 करोड़ से ज्यादा अस्पतालों में भर्ती की स्वीकृति दी गई है। अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों में 49% महिलाएं हैं। बीमारी के इलाज में लोगों के पॉकेट से लगने वाला खर्च जहां पहले 62% था, वहीं अब 38% रह गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 68 लाख कैंसर के मरीजों का इलाज किया गया है, जिसमें से 76% ग्रामीण इलाके से हैं। आयुष्मान भारत योजना गरीब और वंचित वर्गों के लिए दुनिया की सबसे क्रांतिकारी स्वास्थ्य सेवा योजना साबित हो रही है। देश में कैंसर के रोगियों का समय पर इलाज होने की संभावना पिछले 6 सालों में 36% बढ़ी है और ये संभव हुआ है आयुष्मान भारत योजना से। इस योजना ने गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाई है। इलाज की चिंता से दूर अब गरीब भी उन अस्पतालों में इलाज कराते हैं जहां वो पहले जाने से कतराते थे। आज इतना वो हो रहा, नहीं तो हम गरीब आदमी कहाँ जाते और कैसा करते, लाखों रुपए हमारे लग जाते। लेकिन मोदी जी की वजह से ही आज मैं थोड़ा ठीक हूँ। मेरे हार्ट की प्रॉब्लम है, मेरे मशीन डलनी है, पेसमेकर। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा इसकी पोर्टेबिलिटी होना है। इसका मतलब है कि अगर किसी राज्य में आपका कार्ड बना है तो आप दूसरे राज्य में भी पैनल वाले अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी की वजह से करीब 12 लाख से ज्यादा लोगों को इलाज का लाभ मिला और करीब 3100 करोड़ से अधिक रुपए सरकार ने खर्च किए। यह योजना पूरी तरह से कैशलेस है। इस स्कीम ने एक्सेस टू हेल्थ केयर बढ़ाई, गरीब को कॉन्फिडेंस दिया कि आपका इलाज हो सकता है, पहुंचिए आगे, और ये संभव हो गया है। और ये होते होते जेब पे वजन जो है वो नहीं पड़ रहा, तो ये बिल्कुल गरीब कल्याण की स्कीम है। पीएम मोदी का विजन है कि सभी को सस्ता, सुलभ और गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधा उनके घर के पास ही मिले। प्रधानमंत्री की कोशिश है कि गरीब और खासकर महिला और बुजुर्ग को कोई दिक्कत न हो। आयुष्मान भारत योजना न केवल गरीबों को सस्ती सुलभ स्वास्थ्य सेवा दे रही है, बल्कि उनको गरीबी रेखा से उबारने में भी मदद कर रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने लोहरदगा सदर अस्पताल का निरीक्षण किया और सेवाओं तथा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान मरीजों ने डॉक्टरों के समय पर नहीं पहुंचने की उनसे शिकायत की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि डॉक्टरों की लापरवाही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री अंसारी ने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर बल देते हुए बताया कि लोहरदगा को जल्द ही भव्य अस्पताल की सौगात मिलेगी। मैंने कहा कि 1 हफ्ते के बाद फिर हम आएंगे यार। तो जो व्यवस्था ठीक ठाक, थोड़ा ठीक ही है, लगभग ठीक है, थोड़ा सा 19-20 तो चलता रहता है। ये बिल्डिंग ठीक नहीं लगा मुझे, पुरानी बिल्डिंग है। मैं लोहरदगा वासियों को सौगात दे रहा हूँ। हम 2-3 दिन में रांची आएंगे, जा रहे हैं एरिया। आने के बाद हम समीक्षा करेंगे, सीएस को बुलाएंगे, डीएस को बुलाएंगे और यहाँ एक भव्य हॉस्पिटल हम देंगे आपको। झारखंड कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अमित खरे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के सचिव बनाए गए हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इस पद पर उन्हें नियुक्त किया है।
केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार उनका सेवा काल 3 वर्षों का होगा तथा उन्हें केंद्र सरकार के सचिव स्तर का समकक्ष वेतनमान मिलेगा। गौरतलब है कि श्री खरे इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार भी रह चुके हैं। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों में भी पदस्थापित रहे हैं। राज्य में इन दिनों सुरक्षा बल नक्सलियों पर कहर बनकर टूट रहे हैं। पलामू में इनामी नक्सली को कल ढेर करने के बाद सुरक्षा बलों को हजारीबाग में भी इनके खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। जिले के गोरहर थाना क्षेत्र अंतर्गत पातीपेरी में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली सहदेव सोरेन समेत 3 नक्सली ढेर कर दिए गए। मारे गए 2 अन्य नक्सलियों पर भी 25 और 10 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस को लंबे समय से इनकी तलाश थी। मुठभेड़ स्थल से AK-47 जैसे घातक हथियार भी बरामद किए गए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया कि इलाके में अभी भी सर्च अभियान जारी है। इस मुठभेड़ में CRPF के 2 जवान घायल हुए हैं, जिनका हजारीबाग के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों जवान खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। अपराध के खिलाफ भी राज्य में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। राज्य के लोअर बाजार थाना क्षेत्र में ई-रिक्शा से बैटरी चोरी की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नगर पुलिस अधीक्षक अजीत कुमार ने बताया कि आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 3 ई-रिक्शा, 1 ऑटो और 2 मोबाइल बरामद किए गए हैं। उसमें थाना प्रभारी अन्य पदाधिकारी शामिल थे। उनके द्वारा कार्रवाई की गई। कार्रवाई के तहत मोहम्मद इश्तियाक अंसारी को गिरफ्तार किया गया। कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये टोटो का बैटरी निकाल के बेच देते थे, जिसमें ये लोग टेम्पो का भी प्रयोग करते थे। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आज अंतिम तारीख है। आज रात 12 बजे तक रिटर्न दाखिल किया जा सकता है। ITR भरने की अंतिम तिथि बढ़ाने की एक खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसका खंडन करते हुए आयकर विभाग ने इसे फेक बताया है। अफवाह में दावा किया गया था कि ITR फाइल करने की अंतिम तारीख, जिसे पहले 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर तक कर दिया गया था, अब 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। हालांकि आयकर विभाग ने इस खबर को पूरी तरह से फर्जी बताया है। इनकम टैक्स विभाग ने करदाताओं को सलाह दी है कि केवल आधिकारिक अपडेट पर भी भरोसा करें। सहायता के लिए डिपार्टमेंट का हेल्प डेस्क आधार पर काम कर रहा है और कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स सेशन और एक्स के माध्यम से भी करदाताओं की मदद की जा रही है। बता दें कि रिटर्न दाखिल करने पर धारा 234F के तहत 5 लाख रुपए से अधिक आय वाले व्यक्ति को 5,000 रुपए और कम आय वालों को पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। विलंबित या संशोधित रिटर्न 31 दिसंबर 2025 तक दाखिल किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर पूरी तरह से रोक लगाने से इनकार कर दिया है। शीर्ष कोर्ट ने वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को 5 वर्षों तक इस्लाम धर्म पालन करने की अनिवार्यता पर रोक लगा दी है। सुरक्षित रख लिया गया था। 22 मई को 3 दिन की सुनवाई हुई थी, जिसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज फैसला सुनाया गया है, जिसमें ये सुप्रीम फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूरे वक्फ संशोधन कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता पर कोई फैसला नहीं दिया है या कहें कि तो अधिनियम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन इसकी धाराओं पर रोक लगाते हुए कुछ शर्तें जरूर तय की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम की 2 धाराओं पर इस समय रोक लगा दी है, साथ ही शर्तें तय करके उनका पालन सुनिश्चित करने को भी कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा खरीद नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा खरीद नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सेना के लिए राजस्व खरीद प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित और सरल बनेगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि नई नियमावली से आधुनिक दौर में सशस्त्र बलों की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और तीनों सेनाओं के बीच एकजुटता को बढ़ावा मिलेगा। मंत्रालय का मानना है कि इस सुधारात्मक कदम से भारतीय सेनाओं की जरूरतें तेजी और दक्षता से पूरी होंगी। इसके साथ ही एक और जहां सैन्य बलों के लिए आवश्यक खरीद में तेजी आएगी, वहीं आत्मनिर्भर भारत के विजन को भी बल मिलेगा। भारतीय उद्योग, स्टार्टअप्स और एमएसएमई को रक्षा क्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होंगे, जिससे नवाचार और घरेलू रक्षा उत्पादन को गति मिलेगी। रक्षा सेवाओं और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत अन्य संगठनों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद डीपीएम द्वारा विनियमित की जाती है। इसे 2009 में आखिरी बार लागू किया गया था। केंद्र सरकार के प्रयासों से देश में रेल सेवाओं को लगातार विस्तार हो रहा है। मिजोरम की राजधानी आइजॉल भी पिछले दिनों रेल सेवा से जुड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आइजॉल से 3 रेलगाड़ियों को रवाना किया था, जिसमें से एक राजधानी एक्सप्रेस भी थी। 13 सितंबर को प्रधानमंत्री द्वारा रवाना किए जाने के बाद यह ट्रेन कल साहिबगंज पहुंची। पूर्व विधायक अनंत कुमार ओझा समेत स्थानीय लोगों ने साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का स्वागत किया और इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार जताया। साहिबगंज जिले वासियों की ओर से, झारखंड वासियों की ओर से इस राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव साहिबगंज में देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रेल मंत्री जी और हमारे मालदा रेल प्रशासन के सभी अधिकारियों को साधुवाद देते हैं। ठहराव उन्होंने साहिबगंज को देने का काम किया, इसके लिए हृदय से जिले वासियों की ओर से, झारखंड वासियों की ओर से उनका अभिनंदन करते हैं, उनका वंदन करते हैं। राज्य के लिए लोग दुर्गोत्सव का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राजधानी रांची में भी विभिन्न पूजा समितियों द्वारा इस बार भी भव्य और दिव्य पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं। कारीगर पंडालों को रूप देने में लगे हैं। स्थानीय अल्बर्ट इक्का के समीप चंद्रशेखर आजाद क्लब द्वारा राजस्थान के किले के मॉडल पर पूजा पंडाल बनाया जा रहा है, जिसका आंतरिक स्वरूप शीश महल के जैसा होगा। दुर्गोत्सव को लेकर राजधानी रांची समेत राज्य भर में तैयारियां जोरों पर हैं। रांची के चंद्रशेखर आजाद क्लब द्वारा इस बार राजस्थान के किले के मॉड्यूल पर पूजा पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका आंतरिक स्वरूप शीश महल जैसा होगा। पूजा समिति के अध्यक्ष रमेश सिंह ने बताया कि पंडाल के ठीक बगल में पुष्कर के कुंड की आकृति बनी होगी, जो मनुष्य के जीवन चक्र का जीवंत दर्शन कराएगा। बनारस के पुरोहितों के द्वारा 7वीं के दिन यहाँ माँ की भव्य आरती होगी। उसी दिन दिल्ली के कलाकारों के द्वारा माता के 9 रूपों का नाट्य प्रदर्शन होगा। उसके बाद षष्ठी के दिन आपको बिहार और दिल्ली के कलाकारों के, भोजपुरी कलाकारों एवं नागपुरी कलाकारों के द्वारा, जो हमारा स्थानीय कलाकार उनके द्वारा यहाँ पे माता का भजन होगा। षष्ठी के दिन भी भजन है, पंचमी के दिन भी भजन संध्याएं रखा गया है। पूजा समिति के सभी पदाधिकारी पूजा आयोजन को भव्य बनाने में जुटे हैं। दर्शन होता रहा। इस बार भी हम लोगों का वैसा ही प्रोग्राम है कि हम लोग भोजपुरी कलाकार, नागपुरी कलाकार और हिंदी कलाकार जो हमारे दिल्ली से आएंगे, नाट्य मंचन होगा, वो हम लोगों ने प्लान किया है कि हम लोग पंचमी, षष्ठी, सप्तमी के दिन यहाँ पे प्रोग्राम का आयोजन करेंगे। से आपको शीश महल का पूरा लुक दिखाई देगा। माता के प्रतिमाएं जो बना रहे हैं तो उसमें किसी भी तरह का ये बनावटीपन नहीं होता है। इधर पूजा पंडाल निर्माण की देखरेख कर रहे कोलकाता के कारीगर शुभेंदु दास ने कहा कि इस बार पंडाल की दिव्यता और भव्यता देखते ही बनेगी। हम तो वेस्ट बंगाल से हम लोग आए हैं और ये जो थीम जो बना रहा है वो ये जीवन चक्र है और ये और भी लगभग लगेगा 10-12 दिन लगेगा कंप्लीट करने से। तो लुक देने के बाद अच्छा लगेगा। जीवन चक्र मतलब जन्म तक मृत्यु तक जो होता है एक आदमी के लिए, वो दिखा रहा है हमें। वैसे तो रांची और दुर्गोत्सव का नाता काफी पुराना है, लेकिन पहले यहाँ काफी छोटे स्वरूप में इसका आयोजन होता था। समय के साथ थीम आधारित दुर्गा पंडालों, मंदिरों तथा अन्य प्रारूपों पर इसके निर्माण की सोच ने पूजा आयोजन को भव्यता प्रदान की है। पिछले वर्ष राम मंदिर के प्रारूप पर रांची में बने पूजा पंडाल को तो देखने देश भर से लोग आए थे। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट।
शारदीय नवरात्र के दौरान पूजा पंडालों तक भक्तों के पहुंचने में कोई असुविधा न हो, इसे लेकर रांची यातायात पुलिस भी मुकम्मल प्रबंधन करने में जुटी है। ट्रैफिक डीएसपी प्रमोद केशरी ने बताया कि इस बार यातायात पुलिस के साथ होमगार्ड भी ट्रैफिक व्यवस्था की कमान संभालेंगे। पूजा पंडालों के समीप के सभी कट्स और गलियों की बैरिकेडिंग की जाएगी। पूजा के समय कहाँ तक गाड़ियाँ आ सकेगी, बड़े वाहनों का भारी माल वाहनों का क्या रहेगा आने जाने का समय, तो वो सभी पर हम लोगों ने पूरी तरीके से प्लान कर लिया है। साथ ही कहाँ ड्रॉप गेट लगाना है, किस रोड में ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए कितना बल लगाना है, वो हम लोगों ने सभी तरह का वर्कआउट कर लिया है। और इस बार हम लोग बेहतर तरीके से दुर्गा पूजा का जो भी पर्व है, आने वाला पर्व है, उसमें हम लोग बेहतर यातायात व्यवस्था देंगे। दूरदर्शन की स्थापना के 66 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन वर्ष 1959 में दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी। आज दूरदर्शन का स्थापना दिवस है। 15 सितंबर 1959 के दिन भारत के लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन की स्थापना हुई थी। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आज ही के दिन ऑल इंडिया रेडियो द्वारा स्थापित देश के पहले टेलीविजन स्टेशन का उद्घाटन किया था। शुरुआत में दूरदर्शन पर कुछ देर के लिए कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता था। ऑल इंडिया रेडियो के हिस्से के रूप में दैनिक प्रसारण की नियमित शुरुआत साल 1965 में हुई थी। साल 1982 में मुंबई और अमृतसर तक इस सेवा का विस्तार किया गया, जो आज के समय में दूरदराज के गाँव तक पहुँच गया है। पहले दूरदर्शन ब्लैक एंड व्हाइट था, लेकिन साल 1982 में दूरदर्शन का स्वरूप रंगीन हुआ। 1980 के दशक में हर घर की रौनक दूरदर्शन बन गया था। आज के समय में दूरदर्शन पर 24 घंटे अलग अलग कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। और अब बात मौसम की। रांची समेत राज्य के कई जिलों में झमाझम बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के पर बने चक्रवातीय प्रवाह की वजह से झारखंड में आज से 17 सितंबर तक कई क्षेत्रों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। इसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अलर्ट जारी किया है। आज रांची, बोकारो, धनबाद, खूंटी और कोल्हान तथा संथाल में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। 17 सितंबर को हजारीबाग, कोडरमा और चतरा तथा संथाल के विभिन्न जिलों में भारी बारिश की संभावना है। भारत ने खेल के मैदान में भी पाकिस्तान को पस्त कर दिया है। एशिया कप T20 के एक मुकाबले में भारत ने कल पाकिस्तान को 7 विकेट से धूल चटाई। दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत पाकिस्तान टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 127 रन के स्कोर पर ढेर हो गई। भारत के लिए कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए, अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह ने 2-2 विकेट चटकाए। वहीं हार्दिक पांड्या और वरुण चक्रवर्ती ने 1-1 विकेट लिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने 15.5 ओवर में सिर्फ 3 विकेट पर 131 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मामूली लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 25 गेंदें शेष रहते ही जीत हासिल कर ली। भारत की ओर से विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 13 गेंद पर 31 रन और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने नाबाद 47 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ग्रुप ए में शीर्ष पर काबिज भारत के 2 मैचों में 4 अंक हो चुके हैं। इधर हॉकी महिला एशिया कप में भी भारत ने रजत पदक जीता है। खिताबी मुकाबले में भारत चीन से हार गया। महिला हॉकी टीम की अगर बात की जाए तो महिला हॉकी एशिया कप में रजत पदक जीतने में टीम ने कामयाबी पाई है। फाइनल में भारतीय हॉकी टीम का सामना चीन की महिला हॉकी टीम के साथ हुआ। चीन की टीम ने मुकाबले में 4-1 से जीत दर्ज की। भारत की ओर से एकमात्र गोल नवनीत कौर ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई मंत्रियों और राजनेताओं ने महिला एशिया कप में रजत पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला हॉकी टीम को एशिया कप में रजत पदक जीतने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि हमारी भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में रजत पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। उन्हें बधाई। उनका दृढ़ संकल्प और टीम भावना अद्भुत है। आने वाले समय के लिए उन्हें शुभकामनाएं। हॉकी, सिमडेगा और जिला खेलकूद विभाग की ओर से 20वीं मेजर ध्यानचंद जिला स्तरीय सीनियर पुरुष और महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस दौरान भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान सुमराय टेटे ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। भारतीय मुक्केबाज मीनाक्षी ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण जीतकर देश का मान बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी है। महिलाओं के 48 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई। मीनाक्षी ने फाइनल में कजाकिस्तान की अनुभवी मुक्केबाज नजीम को 4-1 से मात दी। इससे पहले भारत की जैस्मिन ने 57 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। वहीं नुपुर ने रजत और पूजा रानी ने कांस्य पदक जीतने में कामयाबी पाई। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD News झारखंड, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में नक्सलियों पर कहर बनकर टूट रहे सुरक्षा बल। हजारीबाग के गुरहर थाना क्षेत्र में 3 इनामी नक्सली ढेर, हथियार बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने लोहरदगा सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। मरीजों ने की डॉक्टरों के समय पर नहीं पहुंचने की शिकायत। स्वास्थ्य मंत्री का बेहतर सेवाओं पर बल। रांची समेत राज्य के कई जिलों में झमाझम बारिश से जनजीवन प्रभावित। 17 सितंबर तक कई क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट। और खेल के मैदान में भी पाकिस्तान पस्त। एशिया कप T20 क्रिकेट में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से किया पराजित।